इस बारे में वो कोई बेहतरीन मशवरा दे सकता था। अव्वल खान अपने दफ्तर में मौजूद था। उसने खुद ही वीरा की कॉल वसूल की और उसकी आवाज सुनकर खुश हो गया। वापसी मुबारक हो। कल मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा फोन आया था, मगर तुमने अपना नंबर नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बात करने के लिए बेचैन था। डैनी और गजाला के बारे में मुझे सख्त तशवीश है। मुझे भी यही परेशानी है। उन दोनों ने मुझे वहां से निकाल दिया और खुद बुरी तरह फंस गए हैं। वीरा ने फोन पर कहा। मैं डैनी को फोन करने के बारे में सोच रही थी। इस बारे में तुम्हारी राय क्या है? तुम लाहौर में हो, दिल्ली में राह पर मुसीबत टूट चुकी है। मुझे सुनगुन मिली है कि ग्रीन कोबरा फाइल भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। मेरा अंदाजा है कि यह वाकयात एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। तुम लोगों ने दिल्ली से इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। हर महकमा फाल और मुतहर्रिक हो गया है। वीरा ने अव्वल खान की बात काट दी और कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें इतनी सी तस्हीह कर लो कि अभी तक मेरा किरदार बहुत मामूली कासिद का रहा है। शायद डैनी का दिमाग उलट गया है। वो अंजाम से बेपरवाह होकर बड़े बड़े कदम उठाए चले जा रहा है। हाँ, उसे धीरे धीरे काम करना चाहिए था। उसने एक वक्त में कई महाज खोल लिए हैं। किसी भी लम्हे वो दलदल में फंस जाएगा। अब उसे हर कीमत पर वापस लौट आना चाहिए, वरना वो इन दरिंदों के हाथों मारा जाएगा। मैं उसे फोन करके यही बातें समझाना चाह रही हूँ। वीरा ने तहम्मुल से कहा, तुम्हारा मशवरा क्या है? उसके पास CSD है। कदर तवक्कुफ के बाद अव्वल खान की पुरतशवीश आवाज आई। मौजूदा हालात में उससे राब्ता नुकसानदेह बल्कि मोहलक साबित हो सकता है, मगर ये रिस्क लेना पड़ेगा। पास से कई बड़ी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन अलीन का जिक्र नहीं है। ऐसा ना हो कि डैनी अब उसकी घात में लग गया हो। यहाँ से वो उसी की जात को अपना मिशन बनाकर रवाना हुआ था। मैं एक मोहतात कोशिश किए लेती हूँ। फिजा साफ ना हुई तो वो खुद फोन बंद कर देगा। वीरा ने ताईद तलब लहजा में कहा, हमारी नीयत साफ है। तुम पूरे खलूस से अल्लाह का नाम लेकर यह काम कर डालो। मैं नतीजे का मुंतजिर रहूंगा। सुल्तान शाह कहाँ है और किस हाल में है? वीरा ने अपनी पहली बात मुकम्मल करने के बाद जल्दी से पूछा। वो कराची में राह के मुखबर को ढूंढ कर ठिकाने लगाने के इरादे से गायब हो गया था। मेरे आदमी अगले दिन उसे तलाश करके मुश्किल से वापस लाए थे। अब उसे अपनी हमाकत का एहसास हो चुका है। वह स्टेशन 4 पर रह रहा है। अव्वल खान ने एक सांस में पूरी तफसील बता डाली। उस चूजे को मेरी तरफ से दुआ कह देना। वीरा ने फोन बंद कर दिया। उसके पास जलाल का कोई पता या ठिकाना नहीं था। अव्वल खान ने उसे डेली फोन करने की इजाजत दे दी थी, फिर भी वो अपनी कोशिश के इंतहाई मनफी असरात पर गौर करना चाहती थी। उसने एक सिगरेट सुलगाई और घंटी बजाकर अपने लिए काफी तलब कर ली। सिगरेट खत्म होने तक वीरा मुझे फोन करने का फैसला कर चुकी थी। उसने रिसीवर उठाकर दिल्ली में मेरे होटल का नंबर मिला लिया। सिलसिला मिलने पर होटल के ऑपरेटर लाइन पर आ गई। मखसूस घंटी ने उसे होशियार कर दिया कि वो बैरून मुल्क से कॉल थी। मैं फ्रांस से मैरी बोल रही हूँ, मजहर खान से बात करा दूं? वीरा ने शुस्ता अंग्रेजी में कहा। ऑपरेटर ने उसे होल्ड पर मुंतकिल किया। वीरा के कान में मुतरन्नम मौसीकी गूंजने लगी। वह धड़कते हुए दिल के साथ मेरी आवाज सुनने की मुंतजिर थी। अचानक फ्रांस से मैरी नामी किसी खातून के फोन के बारे में इत्तला मिलते ही मेरी खोपड़ी चकरा गई। समझ में नहीं आ सका कि यकायक फ्रांस में मेरी कौन सी खैर खा पैदा हो गई थी। सुबह के 4 बजे नरेश के फोन ने मेरी तबीयत मकदर कर दी थी और इस वक्त वो खातून लाइन पर मौजूद थी। मैंने बादल नखास्ता ऑपरेटर से लाइन मिलाने के लिए कह दिया। कॉल मिलने पर चूं ही मैंने अंग्रेजी लबो लहजा में वीरा की आवाज सुनी, मैं मजीद बौखला गया। मैंने तेजी से CSD ऑन की और माउथ पीस में गुराया। क्या बात है? क्यों फोन किया है मुझे? तुम्हें अंदाजा नहीं है, मौसम बहुत खराब है। जल्द अज जल्द वापसी की फिक्र करो। वो शायद कुछ और भी कहती, मगर मैंने उसकी बात काट दी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैंने बदस्तूर अंग्रेजी में कहा। मैं अपने बुरे भले को खुद बेहतर। मैंने उसकी कथा कलामी की थी और मेरे अल्फाज मेरे मुंह में रह गए। CSD के बुजुर्ग की आवाज के साथ लाइन अचानक बेजान हो गई थी। इब्तदाई तौर पर मैं सन्नाटे में आ गया। वीरा ने मुझे फोन करके फाश गलती की थी। नरेश ने खुलकर मुझ पर अपनी शुबहत का इजहार किया था। यकीनी तौर पर उसके किसी आदमी की तरफ से मेरी गुफ्तगू सुनने की नाकाम कोशिश की गई थी। कौन था? किसका फोन था? बजर की आवाज पर गजाला ने चौंक कर सहमी आवाज में पूछा। वो CSD की कारकर्दगी और इसके बजर के बोलने की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। एने होशियार बनने की कोशिश की थी। अब देखो कौन सी नई मुसीबत नाजिल होती है। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और फुर्ती से CSD को फोन लाइन से अलग करने में मसरूफ हो गया। मुझे डर था कि किसी भी लम्हे नरेश का कोई आदमी अचानक कमरे के दरवाजे पर आ जाएगा। मैंने CSD को महज इस ख्याल से लाइन से मुंसलिक छोड़ दिया था कि गोपाल, सुनील या वली राम में से कोई मतला साफ पाकर फोन के जरिए मुझसे राब्ता करे तो मुझे उसे बात करने में दुश्वारी ना हो। मैं जानता था कि जब तक आर की इफरीत नुमा गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर गश्त कर रही थीं, इनमें से कोई ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। यह बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि वीरा पाकिस्तान से मुझे फोन कर डालेगी। वो क्या कह रही थी?
मेरी जुबान से वीरा का मफरूजा नाम सुनकर गजाला का तजस्सुस जाग उठा। तशवीशज़दा लहजे में मुझे जल्द वापसी का मशवरा दे रही थी। मैंने तलखी से कहा, समझती है कि मैं नादां हूं जो जहां रुका हुआ हूं। यह बहुत बुरा हुआ। ऑपरेटर जरूर चौंकी होगी कि आपके लिए पाकिस्तान से फोन क्यों आया है। गजाला मुस्तरिब हो गई। यह गनीमत हुआ कि उसने पाकिस्तान के बजाय फ्रांस का नाम लिया, अपना नाम भी एन की जगह मैरी बताया। फिर भी हमारी बातें सुनने की कोशिश की गई है। मेरा ख्याल है कि नरेश ने रात को झल्लाकर दोबारा हमारी निगरानी शुरू करा दी है। मैंने CSD साइड टेबल की निचली दराज में डाल दी। हो सकता है कि यह ऑपरेटर की हरकत हो। उसे मालूम है कि मुंह अंधेरे राह के एक आला अफसर ने आपको फोन किया था। रात वाली ऑपरेटर जा चुकी है। इस वक्त कोई और लड़की ड्यूटी पर है। मैंने गजाला की बात दरमियान से उड़ा दी। इस तबके में सरगोशियों का मर्ज आम है। जाने वाली ने रात का किस्सा सबको सुना दिया होगा। 8 घंटे तक जमकर ड्यूटी देने वालियों के लिए दूसरों की सुन गुन लेना बेहतरीन मशगला होता है। एक पाकिस्तानी मर्द और सफेद फाम औरत की गुफ्तगू ऑपरेटर के लिए पुरकशिश हो सकती है। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। गजाला की बात में वजन जरूर था, मगर वीरा के फोन ने मुझे फिक्रमंद कर दिया था। अपनी तशवीश और फिक्रमंदी पर गालिब आने के लिए मैंने ताज़ा अखबार उठा लिया। इस रोज़ ज़हनी परागंदगी की वजह से मैं अखबार पर नज़र भी नहीं डाल सका था। अखबार के पहले सफ़े पर 2 रोज़ पहले रूनमा होने वाले वाक़यात की नुमाया बाज़गश्त मौजूद थी। दिल्ली में हर तरफ तलातुम की लहरें फैली हुई थीं। भारतीय हुकाम की तरफ से पाकिस्तानी दहशतगर्दों पर इल्ज़ाम तराशी के नतीजे में शहरी हलकों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ था। एक मुखालिफ सियासी रहनुमा ने यहाँ तक कह दिया था कि दिल्ली के हुक्मरान शहर को पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हवाले करके खुद ऐश कर रहे थे। उनकी हिफाजत के लिए मुसल्ला निगहबान मामूर थे और दिल बहलाने के लिए क्लासिकल डांस अकेडमी में तरबियत पाने वाली लड़कियों की खेप मौजूद थी। वो इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल थी जिससे असल हुक्मरान गाफिल थे। एक और नुमाया खबर चौंका देने वाली थी। आर की गाड़ियों की गश्त के नतीजे में दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुश्तबा अफराद पकड़े गए थे। इनमें से एक मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया जो जामे मस्जिद से मुल्हिका आबादी में अपने वायरलेस ट्रांसमीटर पर किसी से गुफ्तगू कर रहा था। आर्क वालों ने दौरान गुफ्तगू ही उसे धर लिया था। बकिया 2 अफराद उसकी निशानदेही पर पकड़े गए थे और वो दोनों मकामी थे। असल मुलजिम भी मकामी होने का दावेदार था, लेकिन हुकाम को उसके बयान पर शुबा था। उसकी असल शहरियत के बारे में कड़ी छानबीन शुरू कर दी गई थी। इस वक्त सही सूरत हाल ये थी कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज हो चुका था, लेकिन हर अफसर और एजेंसी को मुजरमों के इस बेनाम निशानगरों की तलाश थी जो शहर में खौफ व हिरास फैला रहा था। 2 दिन गुजर जाने के बावजूद किसी को यह अंदाजा नहीं हो सका था कि वो किसी बड़े गिरोह का काम नहीं था, वो गलत समत में काम कर रहे थे। इस वजह से मेरी और IB के आदमियों की जान बची हुई थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो नरेश शर्मा की सिक्का शाही का नतीजा था। उसने किसी दलील और सबूत के बजाय मुझको महज इस वजह से रगड़ना चाहा था कि मैं आतिशजनी से चंद घंटे कबल उसके दफ्तर में मौजूद था। बेला सिंह वाले किस्से का इन मामलात से सिरे से कोई ताल्लुक नहीं था। वो मुझे राह का पक्का मुखबिर बनाने की कोशिशों का एक हिस्सा था। मुझे यूं लग रहा था कि और कुछ हो या ना हो, दिल्ली के कुछ मकामी लोग इस चक्की में जरूर पिस जाएंगे। आर्क वालों के हाथ लगने वाले 3 अफराद भी इसी कबील के मालूम होते थे। शहर में रूनमा होने वाले वाकयात से इनका दूर पार का भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन वह हालात के भंवर में फंस चुके थे। रा और दूसरी भारतीय एजेंसियों वाले अपने बेहिमाना तशद्दुद के जरिए इनसे मनमाने जराइम का एतराफ़ कराने पर कादिर थे। तशवीश की बात यह थी कि पकड़े जाने वाले 3 अफराद में से एक के पास से ट्रांसमीटर बरामद होने की कहानी सुनाई गई थी। अगर इसमें जरा भी सदाकत थी तो इम्कान यही था कि वह पाकिस्तान की किसी खुफिया सर्विस का आदमी होगा जो IB वालों से राब्ते में न होने की वजह से आर की गाड़ियों की जलगार से वाकिफ न हो सका। शहर के नाजुक हालात के बारे में अपने लासिल्की आले पर किसी से बात करता रहा। किसी गश्ती गाड़ी के हिसास तरीन आलात पर उसकी बातें सुनी गईं और फिर रेडियाई अखराज के समत नुमा की मदद से उसे पकड़ लिया गया। वो खतरात से जरा भी ज्यादा बाखबर होता तो तवील गुफ्तगू करने के बजाय जरूरी और मुख्तसर तरीन पैगाम का तबादला करके तेजी से अपनी जगह बदल लेता। आर्क वाले कील कांटे से लैस होने के बावजूद इसको तलाश करने में कामयाब नहीं हो सकते थे। पकड़ा जाने वाला कौन था, इस सवाल का जवाब मुझे सिर्फ IB वाले फराम कर सकते थे जिनसे मेरा राब्ता टूटा हुआ था। 11 बजे एक मरतबा फिर नरेश का फोन आ गया। राब्ता होते ही उसने खुश्क लहजे में हुक्म दिया, तुम दोनों तैयारी कर लो, 12 बजे रीना आ रही है, उसके साथ तुम दोनों को एक खास मकाम पर पहुंचना है। तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? मैंने उसके लहजे की रुखाई महसूस करते हुए खुशामदाना अंदाज में कहा, चाहो तो मुझे जिंदगी से बेजार कर सकते हो। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि बेला के मामले में जो कुछ हुआ उसमें मेरी बदनीयती के बजाय गलत फहमी का दखल था। मुझे माफ कर दो। वो किस्सा याद दिलाकर मुझे तहश ना दिलाओ। जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो।
इस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने जवाब देकर फोन बंद कर दिया। अब शायद कोई नया चक्कर शुरू होने वाला है। गजाला ने नरेश के नादरशाही हुक्म के बारे में सुनकर कहा, नरेश हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गया है और अब तो उसने अपना काम रीना अजीत राय को सौंप दिया है। आपको कुछ बताकर वो अपने पैरों पर कलहाड़ी मारेगी। देखा जाएगा, इस वक्त हम बेबस हैं, हमें उसका हुक्म मानना पड़ेगा। होटल से हमारे गायब होने और फिर चंद घंटों बाद वापस लौट आने के बारे में नरेश ने हम दोनों से एक के बाद दीगरे पूछ गछ करके एक बड़ी गलती की थी। मेरे और गजाला के बयान में कहीं कोई तजाद नहीं रहा था। मुझे शुबा हो रहा था कि नरेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। किसी नई बाज पुरुष के लिए उसने हम दोनों को एक साथ तलब किया था। हमसे बैक वक्त लेकिन अलग अलग ले जाकर सवालात किए जाते और जवाबों का मवाजना करके नरेश अपना आखिरी फैसला अखज कर सकता था। मैं अपने जहन पर जोर देता रहा कि ऐसा कौन सा नुक्ता था जिस पर हम दोनों तजाद बयानी के जाल में फंस सकते थे, लेकिन ऐसी कोई बात याद नहीं आ सकी। गजाला हर राज में मेरी शरीक थी। सिर्फ एक बात उसके इल्म में नहीं थी कि रा वालों ने मेरी और रीना की वीडियो तैयार कर ली थी, जिसे मैंने IB वालों के साथ मिलकर खामोशी से नजरे आतिश कर दिया था। वो ऐसी बात थी जिसके बिना पर नरेश मेरी गिरफ्त कर सकता था। मैंने इस बारे में गजाला से भी मशवरा कर लिया। मैं चाहता था कि कोई बात रह गई हो तो इस पर हम रीना की आमद से पहले एक दूसरे को ब्रीफ कर लें ताकि कोई मसला खड़ा ना हो जाए। गजाला भी किसी मुबहम नुक्ते की निशानदही से कासिर रही। कुछ देर बाद गजाला अचानक ही उठकर खड़ी हुई। मैं 10 मिनट में वापस आती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मैंने कदरे ताज्जुब से पूछा। अपने कमरे की खैर खबर लेकर आती हूँ, उसने हंसकर कहा। कल शाम से मैंने उधर का रुख नहीं किया। मेरा ख्याल है कि हम बिला वजह उस कमरे का किराया अदा कर रहे हैं। अब हर बात खुल चुकी है। सब जानते हैं कि इसी कमरे में एक साथ रह रहे हैं हम। अब दूसरे कमरे की कोई जरूरत बाकी नहीं रही। इसे वापस कर देना चाहिए। मैंने उकताए उलहजे में कहा, इसे चलने दे। गजाला की मुस्कुराहट गहरी होगी। अब रीना आपकी इन्फार्मर है, वो आती है तो मैं इत्मीनान से उस कमरे में चली जाती हूँ। वो कमरा छोड़ दिया तो मुझे इधर उधर भटकना पड़ेगा। हो सकता है कि 2-4 रोज में हम दोनों कमरे छोड़ने के काबिल हो सकें। नरेश ने साफ कह दिया है, उसकी इजाजत के बगैर हम दिल्ली से निकले तो कहीं भी पकड़े जाएंगे। क्यों ना हम किसी परवाज से लाहौर या कराची निकल जाएं। हमारे सफरी कागजात मुकम्मल हैं। ये दोस्त मुल्कों के शहरियों के लिए मुमकिन होता है। हमारे पासपोर्टों पर 18 से दाखिले की मोहरें हैं। इसी रास्ते से वापस जाना होगा। हवाई सफर के लिए खास इजाजत लेने की जरूरत होगी। गजाला को जवाब देते हुए मेरा ज़हन पाकिस्तान वापसी के तीसरे रास्ते के बारे में सोचने में मसरूफ था। फिर मजबूरी है, वो शान उचका कर बोली, हमें अपनी तकदीर पर शाकिर रहना होगा। यह ख्याल रखना कि रीना के साथ मुझे चंद मिनट के तखलिए की जरूरत होगी। हो सकता है कि मैं उससे कोई कारआमद बात उगलवा सकूं। मैंने आवाज़ लगाई, आप फिक्र ना करें। उसने मुड़कर जवाब दिया, मैं तैयार होने के बहाने दोबारा चली जाऊंगी। मैंने नरेश शर्मा की नई हदायत में पोशीदा खतरात के बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे अचानक 3 जरूरी अशिया याद आ गई। आबिद उर्फ गोपाल से मिला हुआ ऑपरेटस, बीमगन और CST, वो तीनों चीज़ें हम किसी कमरे में नहीं छोड़ सकते थे। हमारे जाने के बाद राह वाले दोबारा कमरों की तलाशी लेने का इरादा कर लेते तो हम अपनी तहवील में मौजूद इन चीज़ों के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब पेश करने से कासिर थे। अनिल बिस्वास से मुलाकात के वक्त मेरी जामा तलाशी नहीं हुई थी, मगर मुझे बता दिया गया था कि मुझे लाने वाले कार में असलहे की मौजूदगी का सुराग लगाने वाला आला नस्ब था। वाला बीम गन को जरूर पकड़ लेता। इससे वास्ता न पड़ता तो किसी मंजिल पर जामा तलाशी का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता था। तीसरी सूरत यह हो सकती थी कि मैं एक मरतबा फिर IB वालों में से किसी की मदद तलब करता और वो तीनों चीज़ें उनके हवाले करके मुतमईन हो जाता। वक्त कम रह गया था। रीना किसी वक्त भी आ सकती थी। बेला सिंह वाले किस्से में उसने साबित कर दिया था कि वो मेरे साथ मुखलिस थी, लेकिन मैं गैर ज़रूरी तौर पर उसे अपने किसी राज में शरीक नहीं कर सकता था। फ़ोन से CSD मुंसलिक करके सरला के नंबर पर फ़ोन करना और फिर उस आले को वापस निकालना चंद लम्हों का काम नहीं था। दूसरी तरफ शहर में मंडलाती हुई आर की गाड़ियों की मौजूदगी में ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना नामुमकिन था। मैं मखमसे में पड़ गया। मैं इसी फिक्र में गलताओं पेचा था कि अचानक ट्रांसमीटर पर कॉल सिग्नल आने लगा और मेरा दिल बलियों उछलने लगा। वो दिल की गहराइयों से निकली हुई तलब सादिक का कमाल था कि टूटा हुआ राब्ता अचानक बहाल होता हुआ नजर आ रहा था। मैं लपक कर कमरे का दरवाजा अंदर से बुलेट किया और ऑपरेटर्स उठाकर कमरे के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। इस वक्त G2 यानी आबद लाइन पर था। जो ही मैंने उसे अपनी मौजूदगी की इत्तला दी, वो खिल उठा। तुम्हारी एहतियात रायगा नहीं की। पिछली रात गए आर की गाड़ियां वापस बुला ली गईं। मैंने आज उस खबर की तस्दीक करने के बाद तुमसे राब्ता किया है। तुम इस वक्त कहाँ हो? उसकी बात पूरी हो जाने पर मैंने मुस्तरिबाना लहजे में पूछा। तुमसे काफ़ी करीब हूँ। दूसरी खुशखबरी यह है कि तुम्हारे होटल में इनका कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या चक्कर चलाया जा रहा है।
बाहर कोई आदमी नहीं है, लेकिन एक बड़ा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसकी एहतियात के मद्देनजर मैंने भी राह का नाम लेने से गुरेज करते हुए कहा, हो सके तो जल्द अज जल्द दूसरे कमरे पर आ जाओ। इस वक्त यह खतरा मोल न लिया जाए तो बेहतर होगा। उसकी आवाज़ से हिचकिचाहट मुतरज्जिम थी। ये नागुज़ीर है, 12 बजे एक रूह नाजल होने वाली है। उसके आने से पहले मैं पुरानी थैली तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। बात इशारों कनायों में हो रही थी, लेकिन आबिद मेरा मफहूम पूरी तरह समझ रहा था। वो जल्दी से बोला, मैं दूसरे कमरे में पहुंच रहा हूँ, थैली तैयार रखो। मैंने ऑपरेटर साफ किया, दराज से एक मोटी थैली निकाली। बकिया दोनों अशिया भी करीब ही मौजूद थीं। मैंने उन्हें यकजा करके गजाला के नंबर पर इंटरकॉम किया। उधर से जवाब मिलते ही मैंने उसे अपने कमरे में वापस बुला लिया। वो आई तो मैंने दरवाजे पर ही वो थैली उसे थमा दी। इसमें पुराना सामान है, गोपाल तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है, उसे दे देना। गजाला थैली लेकर उल्टे कदमों लौट गई। वो ज़हीन थी, मेरी बात फौरन समझ गई। इस वक्त 11:30 बजे थे। पता नहीं आबिद कहाँ था कि गजाला 10 मिनट बाद अपना बोझ हल्का करके वापस आ गई। आपने दूर की बात सोची, मुझे इन चीज़ों का ख्याल भी नहीं रहा था। उसने आते ही कहा, फिर हैरत से पूछा, गोपाल चिराग के जिन की तरह अचानक कहाँ से निकल आया? इससे तो आपका हर राब्ता खत्म हो चुका था। गजाला उसकी आमद की तफसील सुनकर खुश हो गई। उसकी दानिश में वो एक अच्छा शगुन था। हम दोनों बैठे पूरी शद्दोमत से हालात व वाक़यात पर बातें कर रहे थे कि गजाला चौंक कर बोली, कल रात आपकी जेब में एक फूला हुआ लिफाफा मौजूद था। इसमें कुछ ऐसे कागजात तो नहीं हैं जो आपके लिए दुश्वारी का बायस बन जाएं? तुमने खूब याद दिलाया, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। औरतों में अपने शौहरों की जेबें टटोलने की जो आदत पाई जाती है वो कभी कभी सूदमंद भी साबित होती है। मैं अपनी पहली तनख्वाह के इस लिफाफे को बिल्कुल भूल गया था। पहली तनख्वाह का लिफाफा? वो मुताज्जुब होकर बोली, मैं आपकी बात नहीं समझी। नरेश ने बेला सिंह की आमद से पहले मुझे 25,000 रुपए का वो लिफाफा दिया था। ये राह की तरफ से मेरी पेशगी तनख्वाह है। इस लिफाफे में रकम से ज्यादा अहम वो कागज है जिस पर कराची का एक फोन नंबर और दूसरा फैक्स नंबर लिखा हुआ है। वो आपको राब्ते के लिए दिए गए होंगे। फैक्स नंबर पर मुझे रिपोर्टें भेजनी हैं, फोन नंबर इंतहाई इमरजेंसी के लिए है। जलाल के लिए दोनों नंबर दिलचस्प साबित होंगे। हम दिल्ली में हैं मगर हनूज दिल्ली दूर अस्त वाली मिसाल का मसदाक बने हुए हैं। लौटेंगे तो जलाल या किसी और से मुलाकात होगी। मायूस होने की जरूरत नहीं, ये परेशानियां आर्जी हैं। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि हमारी वापसी का मरहला करीब आने वाला है। क्या आपने इस काम से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है जिसके लिए परसों दिल्ली में रुकने का फैसला किया गया था? वो काम मेरे सर पर सवार है। काम कैसे होगा ये मुझे मालूम नहीं, मगर मेरा दिल गवाही दे रहा है कि हम आखिरी कामयाबी के करीब पहुंच चुके हैं। वाकयात अचानक और तेजी से रुनमा हो रहे हैं। रीना और नागर के जरिए आपकी तलबी हुई थी तो मैं घड़ी घड़ी की खैर मांग रही थी। इस वक्त यह सोचना मुमकिन नहीं था कि इस तलबी के नतीजे में आपको वो जबरदस्त कामयाबियां हासिल होंगी, मगर इस रात यकायक नक्शा पलट गया। वो कमाल की रात थी। काश एक बार फिर वैसी ही खुशनसीबी साथ दे जाए, हर किस्सा निमट जाएगा। गजाला ने रीना के इस्तकबाल के लिए मेरे कमरे में रहना मुनासिब नहीं समझा। उसे साफ गोई से काम लेते हुए मुझे बता दिया कि वो रीना को पसंद नहीं करती। इससे सामना होने पर जुबान से गैर इरादी तौर पर कोई तल्ख बात निकल गई तो फिजा इब्तदा ही से कशीदा हो जाएगी। मुझे रीना से कुछ ज़रूरी बातें खरीदनी थी। मैंने गजाला के जवाब में खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे रह रहकर इनका ख्याल आ रहा था, पता नहीं इस बेचारी ने क्या सोचकर आपको फ़ोन किया होगा। गजाला ने फिर मुझे एक भूली हुई बात याद दिला दी। मैं खुद हैरान हूँ। मैं इससे मुख्तसर सी गुफ्तगू ज़रूर करता मगर CSD ने लाइन बंद कर दी। पता नहीं किसने हमारी गुफ्तगू में दखल अंदाज होने की कोशिश की थी। मेरे जहन में एक नई खलिश ताज़ा होगी। एन सोच रही होगी कि मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आप अपनी बात पूरी करके फ़ोन बंद करते। लाइन अचानक ड्रॉप हुई थी। आपका फिक्रा अधूरा रह गया था। उसने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किसी ने दरमियान में गड़बड़ करने की कोशिश की है। गजाला ने मुझे मुतमईन करने के लिए वजाहत से जवाब दिया, अगर वो ऑपरेटर की शरारत थी तो नाकाबिले मुआफ़ी है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कोई और मामला होता तो नरेश ज़रूर इस अधूरी काल का जिक्र करता। गजाला बोली, उसने इनके बाद आपसे बात की थी। मेरे जहन में एक नए खदशे ने सर उभारा। यह भी तो हो सकता है कि हमारी तलबी उसी अधूरी गुफ्तगू के बारे में हो। उसने अलहदगी में तुमसे इस बारे में पूछा तो तुम उसे क्या बताओगी? मैरी कौन है और इससे मेरा क्या ताल्लुक है? उसकी आंखों से परेशानी झलकने लगी और बौखला कर बोली, मुझे क्या बता, जो कुछ आप बताएंगे वो कह दूंगी। बात से बात निकल आई है तो अपना जहन साफ कर लो। मैं नरमी से उसे समझाया, यह खाली जहनी हम दोनों के लिए नुकसानदेह है। हैरत है कि मैं खुद भी इनकी फ़ोन कॉल को फरामोश कर बैठा था। हमारे दरमियान कुछ न कुछ तय हो जाना चाहिए था। हो सकता है कि नरेश इस बारे में कोई जिक्र ना करे, उसने हमें किसी और मकसद से बुलाया हो। सब कुछ हो सकता है मगर हमारा होमवर्क मुकम्मल होना चाहिए।
मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालकर कुर्सी में बेचैनी से पहलू बदला और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि मेरे और एन के दरमियान होने वाली बात किसी ने नहीं सुनी।